मूवी की स्टार्टिंग में हमें चाइना का एक सिटी दिखाया जाता है जहां पर ट्रैफिक की वजह से जाम लग जाता था। वहीं एक कार में छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम फेई होता है। वो अपनी कार की विंडो का मिरर नीचे करके आसपास देख रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो देखता है रेस्टोरेंट में जो लोग खाना खा रहे होते हैं उनका खाना अचानक से हवा में उड़ने लगता है। तभी उसकी नजर जाम में जाती है जहाँ पर लोग अपनी कार से उतरकर आसमान की ओर देख रहे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लाइक का टारगेट सिर्फ 5000 है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इसे पूरा कर दो। आसमान में एक बहुत बड़ा मॉनिस्टर होता है, वो सारी चीजों को अपनी ओर खींच रहा होता है। जो लोग जाम में फंसे हुए थे वो मॉनिस्टर को देखकर काफी डर रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोग उस मॉनिस्टर की वीडियो बना रहे थे। वो मॉनिस्टर धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था जिसे देखकर लोग वहां से भागने लगते हैं और वो मॉनिस्टर अपने शरीर से ऐसे छोटे छोटे मॉनिस्टर को बाहर निकाल कर फेंक रहा था जो जमीन पर पहुंचकर काफी नुकसान कर रहे थे। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है तो हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। बाद में हमें पता चलता है ये वही लड़का छोटा सा फेई है जो उस समय ड्रैगन के अटैक से बच गया था और ये अब अंडरग्राउंड सिटी में उन लोगों के साथ रहता है जो लोग उस समय मॉनिस्टर के अटैक से बच गए थे। उस मॉनिस्टर के अटैक से बचने के लिए लोगों ने जमीन के अंदर अंडरग्राउंड एक सिटी बना थी और अब हमें पता चलता है उस घटना को बीते आज पूरे 20 साल हो चुके हैं। उस ड्रैगन का नाम क्रैकन था जो अभी भी अटैक कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है इंसानों ने एक ऐसा वेपन तैयार किया है जिससे क्रैकन को मारा जा सकता है। फेई भी टीवी पर इस न्यूज को देख रहा होता है लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक चोर और स्मगलर है। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी चीजों को चुराकर वो अंडरग्राउंड सिटी में बेच देता था। इस काम में उसका साथ देने वाली उसकी एक और पार्टनर थी जिसका नाम सासा था। वो लोगों का सामान चुराकर एक होटल में आदमी को बेचने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसे एक गैंगस्टर पकड़ लेता है क्योंकि उस गैंगस्टर को उसने एक ऐसी चीज बेची थी जिसे खाकर उसकी बेटी का फेस खराब हो गया। बदले में गैंगस्टर के लोग फेई का फेस जलाने वाले थे, लेकिन उससे पहले वो बड़ी ही चालाकी से अपनी पॉकेट में रखा गैंगस्टर के डेमो को फेंक देता है जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं। तभी टाइम मिलते ही फेई वहां से भाग जाता है। तब उन लोगों को पता चलता है ये तो एक डेमो है। गैंगस्टर के लोग फेई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं लेकिन फेई उनसे काफी दूर जा चुका था। तभी फेई एक छत से कूद जाता है और वो एक फ्लाइंग कार के ऊपर गिरता है। बाद में गैंगस्टर के लोगों को पता चलता है उस फ्लाइंग कार का ड्राइवर उसकी ही पार्टनर है। फेई उस गैंगस्टर का मजाक बनाते हुए वहां से चला जाता है। बाद में सासा ये देखती है कि गैंगस्टर उसका पीछा कर रहे हैं। अब इन दोनों के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो गैंगस्टर से बच सकें, तो सासा फेई से कहती है क्यों ना हम अंडरग्राउंड सिटी से निकलकर जमीन की सतह पर जाएं, जहां पर क्रैकन और उससे निकले छोटे छोटे ड्रैगन्स लोगों पर अटैक करते हैं। वो लोग जैसे ही जमीन की सतह पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनके पीछे पीछे गैंगस्टर के लोग भी आ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में फेई की कार का अलार्म बजता है और उसे पता चल जाता है मॉनिस्टर के छोटे छोटे बच्चे उसी के आसपास हैं जो कि उसे खाने वाले हैं, जिसमें सासा को काफी डर लग रहा होता है। वो लोग मॉनिस्टर के बारे में सोच ही रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा मॉनिस्टर उन दोनों की कार पर हमला कर देता है। दूसरी साइड में गैंगस्टर की कार पर भी ऐसे ही मॉनिस्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर को छोड़कर उसके सारे साथियों को मार देते हैं। जब फेई की नजर उस गैंगस्टर पर जाती है और वो देखता है कि गैंगस्टर खतरे में है तो वो उसे बचाने का फैसला करता है। फेई अपनी कार चलाने के लिए सासा को दे देता है और कार का पीछे वाला गेट खोलकर गैंगस्टर से जंप करने के लिए कहता है। लकीली वो उसे बचा तो लेता है लेकिन उसकी कार एक बिल्डिंग से जाकर टकरा जाती है। फिलहाल इस एक्सीडेंट में तीनों में से किसी के भी चोट नहीं लगती। तभी उन तीनों को कुछ अजीब महसूस होता है। वो देखते हैं कि उनकी कार पर एक मॉनिस्टर है। तभी फेई सासा को लेकर उस बिल्डिंग से बाहर भागने लगता है, लेकिन गैंगस्टर उस पर कोई चीज फेंक कर मारता है जिसका मॉनिस्टर पर कोई असर नहीं होता। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उन्हें बड़ा सा मॉनिस्टर खाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले सोल्जर्स वहां पर आकर उन लोगों को बचा लेते हैं। जब सोल्जर्स उस मॉनिस्टर को मार रहे होते हैं तो फेई सासा और गैंगस्टर दूर से ये सब देख रहे होते हैं। जब मॉनिस्टर मर जाता है तो वो लोग उनके पास आते हैं। सोल्जर्स उनकी आईडी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो स्मगलर हैं। जिसके बाद सोल्जर्स उन्हें जेल में डालने वाले थे। अब उन लोगों के पास बचने का एक ही रास्ता था कि वो अपनी फ्लाइंग कार सोल्जर्स को दे दें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हम उन तीनों को सोल्जर्स के साथ उनकी कार में देखते हैं। उनकी कार अचानक से हवा में आसमान की ओर उड़ने लगती है तो उन्हें दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा मॉनिस्टर उनकी कार को निगलने वाला है। तभी सासा अपने जेट इंजन की पावर को बढ़ाकर मॉनिस्टर के मुंह से निकल जाती है। जेट इंजन की पावर बढ़ने के कारण उन लोगों की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे उनकी कार हवा में ही फट जाती है। वो सारे लोग जमीन पर आकर गिरते हैं लेकिन लकीली उन्हें कुछ नहीं होता, सब की सब सलामत होते हैं। जब वो पृथ्वी की सतह पर दोबारा से इकट्ठे होते हैं तो उन्हें उनके पास से काफी डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद में एक बहुत बड़े स्टेचू से
से छोटे छोटे क्रिएचर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्रिएचर्स उनकी तरफ आ रहे थे लेकिन सोल्जर्स उन पर फायर करके उन्हें मार रहे थे। तभी उनमें से एक सोल्जर उस स्टेचू पर फायर कर देता है जिससे उनका काफी नुकसान होता है। उस स्टेचू में जितने भी क्रिएचर मौजूद थे वो सारे एक साथ निकलकर बाहर आ जाते हैं। जब वो क्रिएचर सोल्जर के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो उनका कैप्टन डिसाइड करता है एक सोल्जर अपनी फ्लेयर गन से उस क्रिएचर पर वार करेगा और बाकी के सोल्जर फेई और सासा को लेकर कंट्रोल रूम तक जाएंगे। सब लोग कैप्टन का कहना मानकर वैसा ही कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं उनके आसपास की जमीन बहुत तेजी से हिल रही है। थोड़ी देर बीतने के बाद में वहाँ की सारी जमीन फटने लगती है जिसके बाद में वहाँ से एक बहुत बड़ी क्रिएचर निकल कर आती है। जब वो गुस्से से चीख रही होती है तो वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं जिसके बाद में उनका कैप्टन वहाँ से भागने के लिए कहता है। उन सारे सोल्जर्स में से एक लेफ्टिनेंट लड़की उस क्रिएचर पर अटैक कर देती है लेकिन जैसे ही क्रिएचर उसके पास आता है तो वो स्लाइड करते हुए दूर निकल जाती है। अब सब लोग उस क्रिएचर से बचकर भाग रहे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर उसका अटेंशन डाइवर्ट करता है लेकिन वही क्रिएचर उस सोल्जर पर अटैक कर देता है जिससे उसकी गन गिर जाती है। जब वो अपनी गन उठाने के लिए नीचे झुकता है तो क्रिएचर अपने टेंटिकल का यूज करके उस सोल्जर को मार देता है। अपने साथी को मरते हुए देखकर सारे लोग दुखी हो जाते हैं। वो सोल्जर अपना बलिदान देते हुए उन सारे लोगों से भागने के लिए कहता है। ये लोग भागकर उस कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें पता चलता है ये एक स्पेशल फोर्स है जिसने उस एलियन को मारने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है जिससे वो सोल्जर सबसे पहले वाले क्रिएचर को मार सके जिसने उन्हें जन्म दिया था। अब वो यही इंतजार कर रहे होते हैं कि वहां पर वो क्रिएचर आए क्योंकि उन सोल्जर्स का एक साथी मर चुका था इसीलिए सारे सोल्जर्स डरे हुए थे। उनमें से एक सोल्जर ये भी कह देता है अब हमें इस मिशन को छोड़ देना चाहिए, वो क्रिएचर हमसे नहीं मर पाएगा। जिसके बाद में वो फेई से लड़ने लगता है कि तुमने ही मेरे दोस्त को मारा। यहाँ पर कैप्टन आकर उनका बीच बचाव करता है और उन्हें समझाता है हम सब लोगों को उस क्रिएचर का मिलकर सामना चाहिए ताकि तुम्हारे मौत की फ्रेंड जाया ना जाए। अब यहाँ पर फेई को ये एहसास हो जाता है कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो चुकी है, इसीलिए वो उन सोल्जर्स को वो रास्ता बताता है जिस सीक्रेट रास्ते से वो सारी चीजें चोरी किया करता था। फेई के साथ में सारे लोग उस गुफा से होते हुए अंडरग्राउंड सिटी तक जा रहे थे लेकिन उन्हें रास्ते में ही ज्वाइंट क्रिएचर मिल जाता है और वो उन पर अटैक करके लोगों को मारने लगता है। जब वो लोग अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंचते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है अंडरग्राउंड सिटी पर भी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है और सिटी के सारे लोगों को मार दिया है। जहां पर वो सोल्जर्स की बॉडी को देखते हुए जा रहे होते हैं तो उन्हें एक सोल्जर दिखाई देता है जिसके वॉकी टॉकी से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। जब वो उनका वॉकी टॉकी उठाते हैं तभी उन लोगों का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से हो जाता है जहां से उन्हें बताया जाता है वो मॉन्स्टर 3 मिनट में इस सिटी के ऊपर से गुजरेगा। उनके पास सिर्फ 3 मिनट हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। जब वो लोग वहां से अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल रहे होते हैं तो एक्सीडेंटली फे और कैप्टन नीचे गिर जाता है जिससे वो अपने साथियों से बिछड़ जाता है। जब वो लोग नीचे गिरते हैं तो उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो उनके पीछे मॉन्स्टर भी था लेकिन वो लोग जंप कर देते हैं जिससे मॉन्स्टर तो नीचे गिर जाता है और वो लोग एक दीवार को पकड़ लेते हैं। फिर वो दीवार पर चढ़ते चढ़ते वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो वेपन लॉन्च होने वाला था लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है उस जगह का गेट लॉक हो चुका है और जहां पर उनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम था जिससे वो खराब हो चुका है और अब उनका गेट नहीं खुल पाएगा। तभी वहां पर और भी सोल्जर आ जाते हैं जिन पर एलियन अटैक कर देते हैं। जब वो उनसे लड़ रहे होते हैं तो सासा गेट के लॉक को ठीक कर लेती है लेकिन जैसे ही गैंगस्टर उस गेट को खोलने के लिए अपना हाथ लगाता है तो उसे बिजली का झटका काफी जोर से लगता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। लेकिन वो किसी भी तरह से उन सारे लोगों को बचाना चाहता था इसीलिए वो अपना दूसरा हाथ यूज करता है जो कि एक रोबोटिक हैंड था। जब वो गेट के स्विच को ऑन करता है तो गेट खुल जाता है जिसके बाद में वो वहां से भागने लगता है। तभी गेट का स्विच अपने आप नीचे गिर जाता है तो वो ये डिसाइड करता है कि वो गेट के स्विच को पकड़ा रहेगा और सारे लोग अंदर चले जाएंगे। लेकिन जो बाहर का सोल्जर क्रिएचर से लड़ रहा था तभी वहां पर सारे क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देते हैं जिसके बाद में वो सोल्जर खुद को ब्लास्ट कर लेता है जिससे सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। अब चारों लोग गेट के अंदर चले जाते हैं। अब फै जो मेन कैरेक्टर है उसे काफी दुख होता है और वो जोश में आके ये डिसाइड करता है कि वो उस क्रिएचर को मारकर ही चैन लेगा। तभी कैप्टन उस डिवाइस को लॉन्चर में लगा देता है। वो लॉन्चर उस जगह पर लगा हुआ था जिस जगह के जस्ट ऊपर से क्रैकर गुजरने वाला था। जब वो क्रिएचर उस मिसाइल के ऊपर से गुजरता है तो उन्हें कंट्रोल रूम से ऑर्डर मिलता है और वहां के हर साइड से एक वायर द्वारा एनर्जी वहीं पर आ रही थी जिससे एक बहुत बड़ी शॉक वेव क्रिएट होती है जो कि सीधा जाकर मॉन्स्टर की बॉडी पर अटैक कर रही थी। जब वो क्रिएचर मरने की कगार पर आ जाता है तभी उस मशीन की एनर्जी कम हो जाती है जिससे वो मशीन रुक जाती है जिससे उस क्रैकन के पेट में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और वो उसी तरह से जिंदा रहता है जैसे पहले रहता था। ये लोग हार मानने ही वाले होते हैं। तभी फे कहता है क्रैकर को मारने के लिए जरूरी नहीं कि हम इतनी
बड़ी लॉन्चिंग मशीन का ही यूज करें जो हम लोगों ने वेपन बनाया है। अगर वो डायरेक्ट उस मॉन्स्टर के मुंह में डालें तो शायद मॉन्स्टर मर सकता है। इस काम को पूरा करने के लिए उन लोगों को एक फ्लाइंग कार की जरूरत थी जो कि इस लॉन्च मशीन का यूज करते हुए आसमान में पहुंच जाएगी। अब कैप्टन कंट्रोल रूम में सब कुछ एक्सप्लेन करके बता देता है कि हमें आगे क्या करना होगा। अब उन्हें बहुत मात्रा में बिजली चाहिए होती थी और कंट्रोल रूम का सिर्फ एक ही काम था, वो सारे शहरों की बिजली इकट्ठा करके उसी लैब में पहुंचा सकते थे। कंट्रोल रूम का कमांडर भी उनकी बात मानकर उन्हें ये ऑर्डर देता है। अब हमें फेई को दिखाया जाता है जो अपनी फ्लाइंग कार में वही डिवाइस लेकर बैठ जाता है। जैसे ही उसकी कार को लॉन्च किया जाता है तो उसकी कार रास्ते में ही फट जाती है, लेकिन फे अपने लक के चलते कार से पहले ही कूद जाता है और एक स्केटबोर्ड की मदद से उस क्रेकन के मुंह में वो डिवाइस फेंक देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब क्रेकन के मरने के साथ साथ वो छोटे छोटे क्रिएचर्स भी मर जाते हैं जो पृथ्वी की सतह पर रह रहे थे। दरअसल क्रेकन ही उन सारे क्रिएचर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अब सब लोग खुश थे क्योंकि उन्होंने क्रेकन को मार दिया था, लेकिन सासा दुखी थी क्योंकि उसने एक अपने अच्छे फ्रेंड को खोया था। सब लोग अंडरग्राउंड सिटी से निकलकर जमीन की सतह पर जा रहे होते हैं। तभी सासा उस जगह पर जाती है जहां पर वो अक्सर फे से मिला करती थी। वहां पर जाकर वो हैरान हो जाती है और देखती है कि जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया वही था। उसके सामने एक फ्लाइंग कार में फे बैठा होता है। दरअसल क्रेकन के साथ में जो ब्लास्ट हुआ उसमें फे बच गया था। अब वो दोनों काफी खुश थे और पृथ्वी की सतह पर जाकर अपना फ्यूचर बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।